ऐसा भारत को दुख देता रहा। आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री को वहाँ जूझना पड़ रहा है। हिंदू कुश से हिंदेशिया तक, इंडोनेशिया तक, कंधार, काबुल, गजनी जो हमारा एक प्रफुल्लित केंद्र था, वहाँ से लेकर यहाँ तक सदैव आक्रमण होते रहे और हमको रक्त रंजित करते रहे, लेकिन हम कभी सांस्कृतिक रूप में पराजित नहीं हुए। इस्लाम के पहले के जो लोग आए, जो भी आक्रांता आए, शक, यवन, कुषाण, हूण, सब इसी में समा गए। जातियों में उनका पता नहीं चला कि ये गए कहाँ पे। लेकिन इस्लाम तलवार के दम पर शिक्षा देने वाला एक नया धर्म आया, जिसने पूरे पश्चिमी एशिया को रक्त से डुबो दिया। उसके बाद भारत आने में उसे काफ़ी लंबा समय लग गया। यहाँ आया तो 500-600 वर्षों में जो रक्तपात किया उसके दम पर, और उसके साथ साथ इन दोनों के 1700 अंग्रेज 1600 में आए, 1757 में प्लासी में, कलकत्ता, गोविंदपुर और सुतनट्टी जो एक छोटे से गांव थे, वहाँ से अपनी ट्रेडिंग के लिए जो कंपनी बनाए थे, वहाँ फैक्ट्री बनाया विलियम फोर्ट, और कलकत्ता, बम्बई, मद्रास इन कार्नर पर। और इन कंपनियों ने फिर राज सत्ता को हथिया लिया। फिर हम ही लोगों पर, हमारे लोगों को किराए पर रख करके, क्योंकि राष्ट्रवाद हमारे अंदर नहीं था, वो सफल रहे। स्वामी जी 1886 में रामकृष्ण परमहंसदेव के पास आते हैं और 81 में, और 86 अगस्त तक श्री रामकृष्ण परमहंसदेव के शरीर छोड़ने तक पूरा आध्यात्मिक प्रशिक्षण लेकर तैयार हो चुके हैं। और उनका पूरा प्रशिक्षण पश्चिमी शिक्षा में हुआ था। पश्चिम के लोगों से वेदांत की शिक्षा देने के लिए उनसे बढ़िया कोई एडवोकेट नहीं था, जो धर्म में, उसके अनुभव में, उसकी पराकाष्ठा में, अनुभूत के जा करके और आधुनिक भाषा में संवाद करने में सक्षम थे। तो हम एक तरह से कहें कि रामकृष्ण परमहंसदेव वेद हैं और स्वामी जी भाष्य हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस प्रशिक्षण के बाद फिर स्वामी जी निकल पड़े पूरे भारत में। उनका एक ही दर्द था कि यह पूरा देश गरीबी और भुखमरी अज्ञान में डूबा हुआ है, इसका कल्याण कैसे होगा, कैसे लोगों को जगाया जाए। राजा महाराजा गरीब, पूरा भारत, कहीं ट्रेन में, कहीं पैदल, कहीं राजा के यहाँ, कहीं गरीब के यहाँ, जहाँ जो मिला वह सब ग्रहण करते हुए स्वामी जी 1893 तक घूमते चले गए। दक्षिण में गए और वहाँ पर हिंदू में ये एडवर्टीजमेंट छपा कि अमेरिका का यह आयोजन हो रहा है, और जो मैसूर के महाराजा थे उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए शिकागो के लिए। स्वामी जी को कुछ ऐसा हुआ कि रामकृष्ण परमहंसदेव समुद्र से उन्हें इशारा कर रहे पीछे पीछे आने के लिए। ये सब हम लोग इस साहित्य में पढ़ते हैं। वहाँ जाते हैं और पूरी कहानी आपको विदित है कि वहाँ एक सप्ताह 17 दिन के भीतर जो कार्य उन्होंने किया, वह तो केवल शुरुआत थी पश्चिम को खोलने का। भारत की ओर से यह काउंटर अटैक था, सांस्कृतिक आक्रमण स्वामी जी ने करके वैचारिक हमला जो किया, तब से लेकर आज तक भारत के एक बहुत बड़ा डायस्पोरा जो भारतवंशियों का, वो अमेरिका में आज उस जमीन पर, स्वामी जी के बनाए हुए जमीन पर कब्जा कर चुका है। चाहे उनकी बड़ी कंपनियां हो, चाहे नासा हो, जितने भी उनके बौद्धिक केंद्र है, वहाँ पर हमारे इस युवा पीढ़ी ने स्वामी जी की तपस्या का लाभ लिया है। आज वहाँ पूरे अमेरिका में, मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि हमारे मिशन के 221 सेंटर हैं और 44 सब सेंटर हैं। इसमें 167 भारत में, 15 बांग्लादेश में, उसके बाद सर्वाधिक जो है 14 अमेरिका में है। ये सब सेंटर स्वामी जी देखे कि अगर मैं आया और चला गया, इस काम को जब तक हम संगठन के रूप में संस्थाबद्ध नहीं करेंगे, तब तक ये दीर्घकालिक नहीं होगा। बहुत लोग आते चले जाते हैं, बातें उनके समय समाप्त हो जाती हैं। तो वहाँ स्वामी जी ने इसे संगठित किया और उन्हीं के लोगों के माध्यम से वेदांत को, भारतीयों की आध्यात्मिक शिक्षा को अमेरिकन्स पर उनसे परिचित कराने के लिए वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क 1893 के जो प्रभाव रहा, वहाँ की मीडिया में ये मान लिया गया। स्वामी जी को हिंदू साइक्लोन कहते थे। उनका इतना बड़ा औरा था कि उनकी बातों को, व्यक्तित्व को देख करके कोई
बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकता था। और फिर स्वामी जी ने जो एक लेक्चर दिया था कि रिलीजन नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया, भारत की आवश्यकता धर्म नहीं, धर्म तो हमारे पास प्रभुत्व है, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, हड्डियां तक सिस्टम ने चूस लिया है, उनको रोटी की आवश्यकता है, जिसे रोटी चाहिए उसे धर्म की शिक्षा देना मानवता का अपमान है। उनकी बातों का असर यह हुआ कि वहाँ की मीडिया बिल्कुल ईसाई मिशनरियों के पीछे पड़ गई। ईसाई मिशनरी जो फंडिंग पाते थे वो बिल्कुल बंद हो गया कि वहाँ पर मदद करिए। अब ईसाई मिशनरी बिल्कुल पीछे पड़ गए स्वामी जी के, वो अलग इतिहास है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन प्रभाव ये रहा कि हमें वहाँ सिंपैथाइजर तो मिल गए, लेकिन पैसा इतना जल्दी कोई ईसाई हिंदू के लिए पैसा क्यों देगा, यह बड़ा कठिन था। हम अपना जो कहते हैं कि सॉफ्ट पॉलिसी में तो हम जीत गए, लेकिन आर्थिक मदद के नाम पर कोई ठोस उपलब्धि नहीं रही। यहाँ पर स्वामी जी 1886 से 1893 तक पूरे भारत में लोगों को जगाते रहे, बड़े लोगों को जगाते रहे कि ये अंग्रेज ये गीदड़ हैं, इनमें कोई ताकत नहीं, उखाड़ फेंको, लेकिन कोई सुनने को नहीं तैयार था। 18 साल के युवा, 21 साल के युवा आदमी को लगता था अनुभवहीन सन्यासी है, ये इसकी बातों में फंसने की जरूरत नहीं, राजपाट डूब जाएगा, अंग्रेज अजय हैं। इस मिथक को तोड़ने के लिए स्वामी जी वहाँ गए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ का एक काम, एक धमाका, यहाँ का 1 लाख धमाका भारत में बराबर है। आज स्वामी जी पूरी दुनिया में जाने गए, गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी स्वामी जी को जान गया कि शिकागो में कोई हमारा सन्यासी जा करके हमारी धर्म ध्वजा को, हमारी संस्कृति को वहाँ फहरा आया है। और उस समय भारत कितना साक्षर था, 3% पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन कानो कान वाला जो संवाद है उससे बातें पूरे अनपढ़ तक पहुँच गई कि हाँ, हम लोग भी कुछ हैं, जो हम कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं, हमारा भी कोई वजूद है। वो लोग, यह जो भाव जगा, अमेरिका में तो सेंटर 1895 में वहाँ एक और चीज़ हुई महत्वपूर्ण। हम अमेरिका को इसलिए आभारी हैं कि आज हम जो भी पढ़ रहे हैं स्वामी जी के बारे में, पूरा जो 10 खंडों का कंप्लीट वर्क्स है, जो कुछ साहित्य है वो वहीं पर उनके लेक्चर, एक्सटेम्पोर लेक्चर और 4 किताबें उन्होंने डिक्टेट करके लिखाया। एक जो है राजयोग का है, पतंजल योग सूत्र, और कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 4 पुस्तकें स्वामी जी ने डिक्टेशन दे के, और बाकी एक्सटेम्पोर लेक्चर हैं जिनके कलेक्शन हैं। 1893 से 95 की अवधि बहुत विकट संघर्ष की रही है। मिशनरियों से संघर्ष करना, गैर धार्मिकों का सहयोग लेना और वहाँ जड़ें जमाना। और उसके बाद 97 तक स्वामी जी कभी यूरोप आ जाते, वहाँ रहते, लास्ट में 96 के दिसंबर में यहाँ भारत आ जाते हैं। और वहाँ के प्रयोग का जो उन्हें अनुभव हुआ कि हम अपने लोगों को आर्थिक रूप में कैसे खड़ा करें, क्या ठोस कार्यक्रम होना चाहिए, उसकी आधारशिला रखे। जो यहाँ का राष्ट्र प्रेम रसातल में था, अंधविश्वास में लोग डूबे थे, कोलंबो से लेकर के अल्मोड़ा तक, और अंतिम जो उनका एक बड़ा कार्यक्रम टाउन हॉल कलकत्ता में हुआ था, स्वागत अभिनंदन, वहाँ पर उन्होंने अपने पूरे विचारों को खोला। 1897 में ही रामकृष्ण मिशन के बारे में संस्था के रूप में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से एक संस्था को गठित किया गया। बेलूर जो कलकत्ता से उस समय दूर था, वहाँ पर एक काफ़ी बड़े भूखंड को खरीद करके, और आज का जो मिशन है उसकी स्थापना की गई। मिशन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जो स्वामी जी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया था, शिक्षा है और चिकित्सा है, आध्यात्मिक ज्ञान है, साहित्य का है, इन सारे विषयों को, सेवा कार्य को, कहीं आपात स्थिति आती है, महामारी फैल रही है, प्राकृतिक आपदा है, इन सब विषयों को रामकृष्ण मिशन बखूबी लोगों के सहयोग से संचालित कर रहा है। तो स्वामी जी ने जो अमेरिका में वहाँ का संगठन, संगठित होना, संघबद्ध होना, उसका आध्यात्मिक प्रयोग, अमेरिका की ज़मीन में भारतीयों के पक्ष में जनमत जो आज तैयार है, उसका एक बौद्धिक तबका सांस्कृतिक रूप में हिंदू होता जा रहा है। बहुत सारे लोग यूरोपियन, अमेरिकन, पश्चिमी, इवन कुछ उदार हृदय मुस्लिम भी वो हमारे सनातन संस्कृति में परिवर्तित होने जा रहे हैं।
जबकि स्वामी जी का ये उद्देश्य नहीं था कि हम किसी का धर्म परिवर्तन करें। यहूदी और जोरेस्ट्रियन और हिंदुइज्म ये सबसे पुराने धर्म हैं, बाद में तो अवान्तर में से उसी से निकले हुए हैं। हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन के लिए बात नहीं की गई। आप स्वतः आ रहे हैं, स्वागत है, लेकिन परिवर्तन के लिए कोई ऐसा यहाँ पर प्रयास नहीं किया गया। वैचारिक परिवर्तन, हमारे मूल्यों से आप सहमत हो। कई लोग बिना हमारे प्रयास के मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार आप जाएंगे, वो सब हमारे ही आचरण से हमसे कट्टर हिंदू हैं, कट्टर सनातनी हैं। तो मैं समय, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है, परिणाम केवल बात करूं कि शिकागो का परिणाम क्या रहा, तो परिणाम तो साक्षात अमेरिका में दिख रहा है। वहाँ पर भारतवंशियों का आदरपूर्वक कब्जा है। उनके चाहे आज के गूगल हो या कोई बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओ हैं, वहाँ पर हमारी युवा पीढ़ी बैठी है। उनकी हर संस्था में हमारे लोग वहाँ हैं। सांस्कृतिक रूप में इंडियन अमेरिकन करके एक डायस्पोरा वहाँ रहा। यूरोप और पश्चिम के राष्ट्रों में भी हम हैं। भारत की 19वीं शताब्दी की जितनी राजनीतिक विभूतियाँ निकली हैं, जितने भी राष्ट्र नायक रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके मन मस्तिष्क पर, चाहे वो नेहरू रहे हो, गांधी रहे हो, सुभाष बोस, बाल गंगाधर तिलक, जिसको भी आप छुएंगे वो गांधी हमारे स्वामी जी के विचारों से अप्रभावित नहीं है। उसका निरंतर असर है। आज स्वामी जी के दिखाए गए मार्ग को युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा आशा इन्हें है, यह उस पर चले। और जो बिखरा राष्ट्र था, सरदार पटेल को 500-550 रियासतों को 1947 में ठोक पीट के भारतीय संघ में विलय करना पड़ा। हमारी हाल हम क्यों न गुलाम रहें? अगर 47 में 550 राजा रानी रहे और जो नासूर छोड़ गए पटेल जी कश्मीर का, वो हमें अभी भी दर्द दे रहा है। तो राजनीति के एकता के साथ साथ सांस्कृतिक एकता तो हमारा आधार है ही है। उसके दम पर हम एक गौरवशाली राष्ट्र का कैसे निर्माण करें जो अपनी सनातन संस्कृति के मूल्यों से रचा पसा हो। जब आप किसी राष्ट्र के राजनीतिक और आर्थिक गुलाम होते हैं तो सांस्कृतिक गुलामी पहला चरण होता है। पश्चिम की भाषा, पश्चिम की वेशभूषा, पश्चिम के संस्कार से हम इतने अपने को प्रभावित पा रहे हैं। अब यह पलट हमला जो हम करेंगे, हमारी बात, हम अपने मूल्यों पर स्वाभिमानी तरीके से खड़े होंगे। हमें अपने में ही विश्वास नहीं तो हमारी बातों को दूसरा क्यों मानेगा? तो हमें अपने को आक्रामक तरीके से आने की आवश्यकता है अपने मूल्यों में। और जो कहा गया कि मनुष्य बनाने के लिए, आप चाहे स्वामी जी कहते थे कि पूरी दुनिया की सभी संपूर्ण धनराशि को भारत के एक गांव में दे दिया जाए, तब भी उस गांव का भला नहीं होने वाला है जब तक कि उस गांव के लोग इसके लिए तैयार न हो जाएं। स्वामी जी के जेब में चवन्नी नहीं था, धरती का कोई कोना, सभ्य कोना नहीं रहा जहां वो घूम नहीं आए और सनातन धर्म की, वेदांत की पताका न फहरा रहा है। तो हमारी पूरी आज की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और उनकी जो तीक्ष्ण दृष्टि थी, उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता था। लोकतंत्र, पश्चिमी लोकतंत्र कितना खोखला है अमेरिका का, वो देख लेते थे कि यहाँ पूंजीवादी बड़े तरीके से इसको मैनिपुलेट किए हैं। हमारे यहाँ राजनीति में मैं एक दिन आंकड़े देख रहा था कि 140 करोड़ की आबादी के नियत का फैसला करने के लिए हमारे लोकसभा, राज्यसभा के मिलाकर 750 पक्ष विपक्ष सब मिलाकर चयनित जनप्रतिनिधि हैं और पूरी विधानसभाओं में मिलाकर 5,500 करीब। तो हम 10,000 भी नहीं हैं जो पूरे तंत्र के नियत का फैसला करते हैं, और जो बौद्धिक तबका है उसकी भी संख्या यही कम है। तो शेष जो गरीब हैं, 3% लोग साक्षर थे 1893 में, आज कितने हैं? स्वामी जी इन्हीं बातों को लेकर चिंतित रहते थे कि हमारा भारत कब इस तरह से, वहाँ की नारी शक्ति कितना आगे थी। आज उनकी चिंता का परिणाम कि हमारे हर सेवाओं में, हर क्षेत्र में महिला शक्ति, युवा शक्ति ये भी आगे बढ़ रही है। दलित वर्ग की उपेक्षा पर चिंता थी कि कोई भी राष्ट्र जिसकी धमनियों में, हर अंग में रक्त का प्रवाह न हो, वो लूला लंगड़ा रहेगा, चल नहीं पाएगा। तो जो चिंताएं स्वामी जी की थी, अमेरिका में जाकर बोला। करीब 4000 पेज का जो साहित्य तैयार किया गया अमेरिका में, पुस्तक के आकार में छपकर, अगर वहाँ के लोग उसको सजो करके अच्छे ढंग से न रखते तो हम लोग स्वामी जी के विचारों से वंचित हो जाते।
समय की मर्यादा है। मैं इस नाते अपना वक्तव्य यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। स्वामी जी के बारे में तो कई दिन तक लगातार चर्चाएं हों, तब भी वह पूरा नहीं होने वाली है। स्वामी जी एक बार खुद कहे थे कि स्वामी विवेकानंद ने इस देश के लिए क्या किया है, इसको एक दूसरा स्वामी विवेकानंद ही बता पाएगा। इन बातों के साथ मैं सबको सादर नमन करते हुए अपनी बात समाप्त कर